आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि किसी के भी दिल में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। हमारे पास डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पर आधारित एक यूट्यूब वीडियो का सार है। और मजे की बात यह है कि यह किताब 1936 में छपी थी, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और ये देखना वाकई हैरान करता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी बातचीत का तरीका तो पूरा ही बदल दिया है। हाँ। लेकिन इंसान के दिल तक पहुंचने के जो बुनियादी नियम हैं वो आज भी वही है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो चलिए आज सिर्फ इन सिद्धांतों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इन्हें खुरेदेंगे और देखेंगे कि ये आज की जिंदगी में कहाँ फिट बैठते हैं और कहाँ नहीं। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है लोगों की आलोचना मत करो, उनकी निंदा मत करो और शिकायत भी मत करो। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या ये सच में व्यावहारिक है? मतलब अगर कोई मैनेजर अपनी टीम को फीडबैक ही नहीं देगा तो सुधार कैसे होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पे इस सिद्धांत की गहराई समझ में आती है। देखिए, कार्नेगी का मतलब ये नहीं है कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना बंद कर दें। अच्छा। उनका निशाना विनाशकारी मतलब पर्सनल आलोचना पर है। क्या है कि इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो असल में हम उनके अहंकार पर चोट कर रहे होते हैं और नतीजा वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते होंगे। एग्जैक्टली वो अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही ठहराने के लिए 100 बहाने बना लेंगे। मतलब आलोचना का असर उल्टा होता है। सुधार तो दूर, सामने वाला आपसे और चिढ़ने लगता है। बिल्कुल, आलोचना एक खतरनाक चिंगारी की तरह है। इससे किसी का व्यवहार नहीं बदलता, बस रिश्ते खराब होते हैं। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि 99% लोग, चाहे वो कितने भी गलत क्यों न हो, खुद को दोषी नहीं मानते। और इसे साबित करने के लिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे अब्राहम लिंकन का किस्सा। वो तो अविश्वसनीय है। हाँ, वो तो कमाल है। शुरुआत में वे अपने राजनीतिक विरोधियों का मजाक उड़ाते थे, उनकी खुलकर आलोचना करते थे। एक बार तो उन्होंने एक नेता के बारे में इतना तीखा लेख लिखा कि वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। और उसने लिंकन को तलवार से लड़ने की चुनौती दे डाली। अरे बाप रे। हाँ, और सोचिए उस जमाने में ये जानलेवा हो सकता था। इस एक घटना ने लिंकन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि तीखी आलोचना से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, बल्कि अपनी जान जरूर खतरे में डाल सकते हैं। ये तो सहानुभूति का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। आज की ऑनलाइन दुनिया में ये सोचना भी मुश्किल है। और इसीलिए ये सिद्धांत आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, किसी भी मूर्ख व्यक्ति में आलोचना करने की काबिलियत होती है और ज्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी हैं। सही बात है, लेकिन किसी को समझना और माफ करना, इसके लिए चरित्र और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। ठीक है, तो पहला कदम है नुकसान पहुंचाने से बचना, यानी आलोचना ना करना। लेकिन तब क्या करें जब नुकसान हो चुका हो और गलती हमारी अपनी हो? यहीं पर अगला सिद्धांत आता है ना? जी हाँ, और ये पहले वाले से सीधे तौर पर जुड़ा है। दूसरा सिद्धांत है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे तुरंत, जोरदार तरीके से और बिना किसी बहाने के मान लें। मुझे इस पर थोड़ी शंका है। क्या ऐसा करने से लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में तो लोग अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं। ये एक जायज चिंता है, लेकिन किताब का तर्क इसके बिल्कुल उलट है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप सामने वाले के हाथ से लड़ने का हथियार ही छीन लेते हैं। अच्छा। सोचिए, कोई आप पर चिल्लाने के लिए पूरी तरह तैयार है और आप उसके कुछ कहने से पहले ही कह दें, हाँ, सारी गलती मेरी है, तो अब वो क्या करेगा? उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव है, आप उसे निहत्था कर रहे हैं। बिल्कुल, और किताब में डेल कार्नेगी का खुद का एक बड़ा मजेदार अनुभव है। हाँ, वो कुत्ते वाला किस्सा है ना? हाँ, वही। वो रोज अपने पालतू कुत्ते रेक्स को पास के जंगल में ले जाते थे, और वो भी बिना पट्टे के, जो कि गैरकानूनी था। एग्जैक्टली, गैर कानूनी था। तो एक दिन एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया और खूब डांटा। कार्नेगी ने माफी मांगी और वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन बाद वे फिर वही कर रहे थे और ऑफिसर फिर सामने आ गया। हाँ, लेकिन इस बार ऑफिसर के कुछ कहने से पहले ही कार्नेगी ने आगे बढ़कर कहा, ऑफिसर साहब, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मैं दोषी हूं, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। और इसका क्या असर हुआ? पुलिस वाले का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसका मकसद था अपने अधिकार का एहसास कराना, और जब कार्नेगी ने खुद ही उसे वो सम्मान दे दिया तो पुलिस वाला नरम पड़ गया।
वाह। वो एक कठोर अधिकारी की भूमिका से हटकर एक दयालु इंसान बन गया। उसने कहा, अरे मुझे पता है कि ऐसी खुली जगह पर छोटे कुत्ते को घुमाना कितना अच्छा लगता है। मानवीय मनोविज्ञान की समझ है। जब आप खुद को दोषी ठहराते हैं तो सामने वाले का अहंकार शांत हो जाता है। अपना आत्मसम्मान बढ़ाने का उसके पास एक ही तरीका बचता है, आपको माफ करके उदारता दिखाना। तो अब तक हमने टकराव से बचने और उसे सुलझाने के तरीके देखे, लेकिन सिर्फ टकराव टालना ही तो काफी नहीं है। लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें ये महसूस कराना जरूरी है कि वे मूल्यवान हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और शायद यहीं पर सराहना का सिद्धांत काम आता है। हाँ, तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है, लोगों की सच्ची और ईमानदार सराहना करें। और ये चापलूसी से बिल्कुल अलग है। कैसे? चापलूसी झूठी होती है, स्वार्थी होती है, लेकिन सच्ची सराहना दिल से निकलती है और ये किसी भी इंसान की सबसे गहरी इच्छा को पूरा करती है। महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। सही। और ये इच्छा इतनी शक्तिशाली है कि इसी की वजह से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते हैं, बेस्ट सेलर उपन्यास लिखते हैं और करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सच्ची और ईमानदार शब्द सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि किसी की ईमानदारी से तारीफ कैसे की जाए, खासकर अगर हमें उस व्यक्ति में कोई खास बात नजर नहीं आ रही हो। इसके लिए किताब एक बहुत ही सुंदर मानसिकता अपनाने की सलाह देती है। क्या? यह मानकर चलिए कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मामले में आपसे बेहतर है। हर किसी के पास कोई न कोई ऐसा गुण या अनुभव है जो आपके पास नहीं है। ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। मतलब कमियों को देखने के बजाय खूबियों पर ध्यान केंद्रित करना। एग्जैक्टली। और ये आज के वर्कप्लेस में बहुत जरूरी है। सोचिए, एक मैनेजर जो बस ईमेल पर गुड जॉब लिख देता है और दूसरा मैनेजर जो अपनी टीम के सदस्य के पास जाकर कहता है, मैंने देखा कि तुमने उस प्रेजेंटेशन के लिए कितनी मेहनत की थी, जिस तरह से तुमने मुश्किल डेटा को सरल बनाया वो काबिले तारीफ था। हाँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली वाली तारीफ खोखली है, दूसरी वाली सच्ची सराहना है जो उस कर्मचारी को लंबे समय तक प्रेरित करेगी। और ये सराहना वाली बात सीधे तौर पर अगले सिद्धांत से जुड़ती है जी, जो कि है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। जी। किताब का एक बहुत मशहूर वाक्य है, आप 2 महीनों में दूसरों में दिलचस्पी लेकर जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने दोस्त आप 2 सालों में लोगों को खुद में दिलचस्पी दिलवाने की कोशिश करके भी नहीं बना सकते। हाँ, ये पूरा खेल ही पलट देता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें दिलचस्प समझें, लेकिन इसका राज दूसरों को दिलचस्प समझने में छिपा है। इसका मतलब है बोलो कम और सुनो ज्यादा। पर यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक्टिव लिसनिंग है। ये ऐसे सवाल पूछना है जो सामने वाले को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करे। मतलब बातचीत को सतही होने से बचाना, मौसम कैसा है से आगे बढ़कर एक वास्तविक कनेक्शन बनाना। और आपको ये इंतजार नहीं करना है कि वो अपनी बात खत्म करें और आप अपने बारे में बताना शुरू कर दें। ये सबसे बड़ी गलती है। सही बात है। किताब में ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड का उदाहरण है, जो अपनी सुनने की कला के लिए जाने जाते थे। वो लोगों की बातों में इतनी गहरी दिलचस्पी दिखाते थे कि लोग उनके सामने अपनी सबसे निजी और गहरी बातें भी रख देते थे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ध्यान से सुनना कितना शक्तिशाली कौशल है। आज के दौर में ये शायद सबसे मुश्किल काम है। हमारे फोन हर कुछ सेकंड में बजते हैं, हमारा ध्यान बटा हुआ है। किसी को अपना पूरा ध्यान देना एक बहुत बड़ा तोहफा बन गया है। और लोग इस तोहफे को महसूस करते हैं। जब कोई ये महसूस करता है कि आप सच में उन्हें सुन रहे हैं, तो वे तुरंत आपके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव उन्हें बहुत कम मिलता है। तो अब तक हमने जो भी बात की वो हमारे शब्दों और इरादों के बारे में थी, लेकिन किताब का आखिरी सिद्धांत इन सब से भी ज्यादा बुनियादी है। और सच कहूं तो ये इतना सरल है कि मजाक जैसा लगता है। कौन सा सिद्धांत है, मुस्कुराइए, बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। और ये जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। हमारे शब्द तो बाद में आते हैं, हमारा चेहरा पहले ही संदेश दे देता है। एक मुस्कान बिना कुछ कहे ये बताती है, मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। लेकिन क्या ये बनावटी नहीं हो सकता? अगर आपका दिन खराब गया और आप जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। और किताब जबरदस्ती या झूठी मुस्कान की बात नहीं कर रही। एक सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। यहाँ एक व्यावहारिक सलाह भी दी गई है। अगर आपका मुस्कुराने का मन नहीं है तो खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें। अच्छा, कैसे?
अकेले में कोई खुशगवार गाना गुनगुनाने की कोशिश करें, खुद को ऐसा महसूस कराएं जैसे आप पहले से ही खुश हैं। ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा है। एक तरह से, हाँ। हाँ, एक्शन भावना से पहले आता है। जब आप खुश होने का अभिनय करते हैं तो आप सच में खुश महसूस करने लगते हैं। और आजकल जब हमारी ज्यादातर मीटिंग्स वीडियो कॉल पर होती हैं, तब तो ये और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, उस छोटी सी स्क्रीन पर आपका चेहरा ही आपकी पूरी शख्सियत को दर्शाता है। एक मुस्कान शायद सबसे तेज तरीका है ये बताने का कि आप मिलनसार और सकारात्मक हैं। और किताब एक बहुत सीधी सी सलाह देती है, आपको किसी को घूरते हुए लगातार मुस्कुराते नहीं रहना है, वो डरावना लगेगा। हाँ, सही है। सही तरीका है कि जब आपकी और सामने वाले की नजरें मिले तो एक पल रुककर धीरे से मुस्कुराएं। ये ज्यादा स्वाभाविक और सच्चा लगता है। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। ये सिर्फ 5 अलग अलग टिप्स नहीं है, ये संबंध बनाने का एक पूरा फलसफा है। हाँ, आप इसे 3 हिस्सों में देख सकती हैं। पहला हिस्सा है नुकसान पहुंचाने से बचें, यानी आलोचना न करें। दूसरा हिस्सा है अगर नुकसान हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करें, यानी अपनी गलती मानें। और तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है सक्रिय रूप से अच्छे रिश्ते बनाएं, सच्ची सराहना करें, दूसरों में गहरी दिलचस्पी लें और एक मुस्कान के साथ सकारात्मकता फैलाएं। और ये सब कुछ दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित है, उनकी भावनाओं, उनके अहंकार, उनके नजरिए पर। यही इसका सार है। ये हेरफेर या मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। ये दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराकर वास्तविक और गहरे संबंध बनाने के बारे में है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपको पसंद करने लगते हैं। बिल्कुल, ये एक 2 तरफा प्रक्रिया है जो सभी के लिए फायदेमंद है। ये सिद्धांत 1936 के हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम अक्सर स्क्रीन के पीछे से बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। हमारा ध्यान बटा हुआ है और हम बातचीत को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, लेकिन शायद इसीलिए ये सबसे जरूरी भी है। और ये मुझे एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। क्या सोशल मीडिया का एक लाइक, हार्ट या फायर इमोजी कभी किसी की सच्ची, दिल से कही गई और विस्तार से बताई गई सराहना की जगह ले सकता है? और अगर नहीं, तो हम इस डिजिटल शोर में अपनी आवाज को सच्चा और सार्थक कैसे बनाए रखें?